हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और इक्विलिब्रियम में जो बातें हमने कल तक पढ़ी थी उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट किस चीज के द्वारा होता है। तो बात चली थी कि टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होती है, किसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है के द्वारा अफेक्ट होती है। ऐसा तुम लोगों को याद आ रहा होगा जहां तक मेरा ख्याल है। क्या कहते हो यार, तुम लोग को याद आ रहा है? K की वैल्यू इज अफेक्टेड बाय व्हाट? इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वॉइस बहुत कम है। आर यू श्योर वॉइस बहुत कम है या सिर्फ एक बच्चे को ऐसा लग रहा है? एक मिनट, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। यार सही होनी चाहिए वॉइस, मतलब कनेक्टेड तो है ब्लूटूथ, है। एवरीथिंग इज क्लियर ना? हाँ हाँ हाँ, सब क्लियर है। ओके, वेरी नाइस। तो जिसको वॉइस नहीं आ रही, आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट सजेशन। यदि ज्यादातर बच्चों को वॉइस आ रही है तो आप अपने कानों को खोलो। तो द वॉइस कैफिया, बाकी सबको वॉइस आ रही है ऐसा मेरे को फीडबैक आ रहा है। बाकी सबको वॉइस आ रही है ना? बाप बुलंद आवाज 30-40 बच्चे बता दो बेटा, तो अपन मान लेंगे कैफिया ने जो आज अपने कान बंद करके रखे हुए हैं, सबको वॉइस आ रही है, मस्त वॉइस आ रही है। ठीक है, चलो बेटा, वैसे भी कैफिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साउंड इज क्लियर, वेरी नाइस, बुलंद आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो तो फिर अपन जो है आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब चूंकि आवाज सही आ रही है तो देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरे को पूरी उम्मीद है। काइनेटिक्स का लेक्चर तुम में से 10 बच्चों ने नहीं देखा, सच्ची बोले हूँ, 10 बच्चों ने नहीं देखा, मैं तो बोल सकता हूँ आपसे। और यदि आपने काइनेटिक्स का लेक्चर देख लिया होगा, आपको पूरी फील आ गई होगी, जिसने देखा होगा उसको पूरी फील आ गई होगी। मैं देखा, मैं आज बैठ के हिसाब लगा लूंगा कितने बच्चों ने देखा है, मेरे को पता लग जाएगा। मैंने उसके सीन देखे थे, व्यूअर्स उस पर देखे थे पहले, अब नए कितने आ गए उससे पता लग जाएगा। ये बात है। तो खैर जो भी हो, देख लेना, आपकी भलाई के लिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि आजकल ऐड आ रहा है, उससे मुझे अच्छा लग रहा है देख के। तो खैर जो भी बात हो, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात चल रही थी टेम्परेचर की, है ना। तो टेम्परेचर की बात चल रही है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसको? इक्विलिब्रियम को। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया था, जो कि कायदे से रटाया था, जो कि सही बात यह है कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं था। ये है चैप्टर केमिका, ये है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे ये आएगा डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो अभी तो आप ये मान लो कि आपने इसको रटा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेंपरेचर T2, K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू एट टेंपरेचर T1, डेल्टा एच इज डेल्टा एच रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है उसके दौरान एनर्जी का क्या चेंज आया है। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आर गैस कांस्टेंट है, जिसकी आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये किस टर्म में लिया। यदि जून में लिया है तो 8.314 ले लेंगे। अगेन दिस विल कम इन चैप्टर गैसियस स्टेट, ठीक है बेटा, मतलब इट विल कम इन चैप्टर गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट थर्मोडायनामिक्स की कुछ बातें इधर आई। अभी मैं आपसे बोलूंगा, आप इसको याद कर लो। आर जो है वो गैस कांस्टेंट, जैसे कि आपने मोल कंसेप्ट में याद कर लिया था, ठीक है ना। आर इज गैस कांस्टेंट। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी निकली या एब्जॉर्ब हुई, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है? चलो तो फिर हम आए K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है बेटा? अब मैंने जो कल आपको बताया था वो ये बोला था कि यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कल ये वाली बात मैं आपको समझा चुका था, अब जल्दी समझा देता हूँ। यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी।
और मान लो T2 इज ग्रेटर देन, सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ाया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। ठीक है बेटा, तो मैंने देखा ln K2 by K1, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव, सॉरी एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, अपॉन R, R इज अ पॉजिटिव वैल्यू बट नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज अ नेगेटिव, और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो 1/T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, 1/T2 की वैल्यू कम होगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट है बेटा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज अ नेगेटिव, सो वी हैव K2 by K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग, बेस ई कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे ln है, एंटी लॉग ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू। करेक्ट है बेटा, इतनी बात। इसमें और फील सही रहे आपको, उसके लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूले में 2.303 लगा देता हूँ और इसको लॉग बेस 10 कर देता हूँ। ठीक है, इसको लॉग बेस 10 कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ 2.303 आ जाता। अब 2.303 एक नेगेटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू मिला के पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2.303 को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ एंटी लॉग बेस 10 कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। तो K2 by K1 बराबर हो जाएगा एंटी लॉग बेस 10 एनीथिंग इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर ये जो भी नेगेटिव वैल्यू है। करेक्ट बेटा, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है एंटी लॉग बेस 10x बराबर होता है 10 की पावर x। एंटी लॉग बेस 10x बराबर होता है 10 की पावर x। अच्छा, यदि मान लो बेटा एंटी लॉग बेस x होता तो क्या होता? e की पावर x होता। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। आ गया फॉर्मूला? ठीक है, आ गया फॉर्मूला सब लोग को? क्लियर इतनी बात? ठीक है, चैप्टर बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। एक तो तुम लोग सही सही नाम से लॉग इन हुआ करो, है ना। पुजारी करके क्या नाम हुआ ये? ठीक है, तो सही नाम से लॉग इन हो पहले। चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, तुम क्या सो रहे हो क्या इतने दिन से? तुम्हें पता नहीं कौन चैप्टर चल रहा है? बेस 10 क्यों है सर? ठीक है, बेस 10 क्यों नहीं है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। लॉग बेस 10 फॉर्मूले का पार्ट है बेटा, ठीक है ना। जब आपको बेस कुछ ना दिया हो तो आप बेस 10 मान लिया करो। आपने कभी लॉग सुना है क्या? लॉग कभी तो सुना होगा ना। लॉग, लॉग की बेस पे ई भी होता है, लॉग की बेस पे 2 भी होता है, 10 भी होता है। जो आप लिखना चाहो बेस पे लिख सकते हो आप, मतलब कोई भी नंबर आप लिखना चाहो 1 2 3 4 5 ये सब लिख सकते हो। बेस ई भी लिख सकते हो, बेस एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, जो फॉर्मूला डिराइव आपको हुआ है वो हुआ है एंटीलॉग बेस 10 K2 by K1 is equals to delta H upon 2.303 1/T1 minus 1/T2। करेक्ट है। अब ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इसका प्रूफ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि प्रूफ करेंगे तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा मैथ्स का, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को याद करोगे। क्या फॉर्मूला है? एंटीलॉग बेस 10x इज इक्वल टू होता है 10 की पावर x। जो भी बेस होता है बेस की पावर पे चढ़ा दो, जो भी बेस होता है बेस की पावर पे x को चढ़ा दो। जल्दी बोलो खुशी, समझ में आ गया? जो भी बेस है उसकी पावर पे x को चढ़ा दो। अब बताना तुम लोग मेरे को जरा जल्दी से, यदि मैंने लिखा एंटी लॉग बेस 2x तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 की पावर x। शाबाश, 2 की पावर x हो जाएगी। एंटी लॉग बेस x y होता तो क्या ये x की पावर y हो जाता बच्चों? सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सरल है। चल, अब बेटा 10 की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। 10 की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड 10 की पावर एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ये मैथमेटिक्स है, सिंपल है। आप चाहो तो बैठ करके इसको कर सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत आसान मैथ्स है ये, ठीक है। 10 की पावर कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगा दो आप, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगा दो, दैट विल कम लेस देन 1। 10 की पावर 0 लगाओगे 1 आएगा, और 10 की पावर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लगा दो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लगा दो, वो 1 से ज्यादा ही बड़ा आएगा। ठीक है बेटा, चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां लिख सकता हूं K2 अपॉन K1 is less than 1 here, so that means K2 is less than K1. If K2 is less than K1, that means K2 is less than K1. That means
that means with increase of temperature value of K decreases, क्योंकि K2 की वैल्यू कम आई K1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजेस। समझ गए आप लोग मेरी बात को? द वैल्यू ऑफ K डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको मैं रटा भी सकता था, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली इसको समझा दिया, ठीक है। और अब ली चैप्टर्स प्रिंसिपल में इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा आपको, थोड़ी और फील के साथ में, लेकिन आगे इस चैप्टर के अंतिम पार्ट में आएगा ली चैप्टर्स प्रिंसिपल, वहां पे इसको और फील के साथ समझाऊंगा, ठीक। अब इतना तो आप लोग कल उतार चुके थे बेटा, इतना कल आप लोग उतार चुके थे ना, जल्दी से हाँ बोल दो, है ना। अब मैं इसका अगला पार्ट आपको पढ़ाता हूं। अब कुछ नहीं करना मेरे को, मैं डेल्टा एच को क्या करूंगा बेटा, मैं डेल्टा एच को चेंज कर सकता हूं यहां पर, और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर डेल्टा एच, यहां एंडोथर्मिक लिख दूं बेटा, सो आई राइट हियर एंडोथर्मिक, करेक्ट है। और टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बेटा। यदि एंडोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। Since T2 is greater than T1, 1 by T1 minus 1 by T2 is a positive value, and positive multiplied by positive is a positive beta, और anything to the power positive value is greater than 1 beta। तो इसका मतलब क्या हुआ, K2 is greater than K1, हाँ ना बोलना पड़ेगा। K2 is greater than K1, that means with increase of temperature value of K। अच्छा प्लीज यहाँ पे एक बात ऐड कर लेना बेटा, जो आपने लास्ट चीज लिखी ना उसमें एक बार ऐड कर लेना, that means with increase of temperature value of K decreases in exothermic reaction। टॉपिक एक्सो ही डला हुआ था, लेकिन फिर भी लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लेना वहां पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ K increases, समझ लो, increases in endothermic reaction, increases in endothermic reaction। देखो ये मैथमेटिक्स था बेटा, याद करना तो बहुत आसान है। जो रिएक्शन टेम्परेचर खा के आगे बढ़े, अंदर करके, जो टेम्परेचर अंदर करके आगे बढ़े, मतलब हीट अंदर करके आगे बढ़ रही है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसकी रिवर्स क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। एक ही लाइन में याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो टेम्परेचर अंदर किया मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को खाया मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर को बढ़ा के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, समझ लो बात को। तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया याद करने वाला क्वेश्चन, और ये हो गया मैथमेटिकल पोर्शन। फील ली चैप्टर्स प्रिंसिपल में आइए, जल्दी से उतार लो बेटा। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि वैल्यू ऑफ के किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जो आपको इस पे ज्ञान होना चाहिए, मतलब इस एस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ठीक है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको बेटा, मैं शैला मिटा दो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। तुम दिल तोड़ के मत जानो। हो गया हो गया हो गया हो गया, डन धनाधन धनाधन, हाँ हाँ क्यों नहीं, हो गया सर जी, लाओ जी, मिटाओ जी, आओ जी, माओ जी, चलो जी। तुम ओके बच्चों, अब इसके अपन दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। पहला पॉइंट हो गया, है ना, पहला पॉइंट हो गया आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब आता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरा पॉइंट, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन
ऑफ रिएक्शन। यदि आप काइनेटिक्स देख लेते बेटा तो आपको सही में अच्छी फील आती है उसको देख करके। हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है क्योंकि वो वन शॉट है एक तरीके से। मैं हर चैप्टर को 3 घंटे में रिकॉर्ड करता हूँ, आपको तो पता है। तो उसका 1 घंटा वो वाला है, 1 घंटा आज रात को शायद मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ऐसा है। और बचा हुआ 1 और घंटा मैं आखिरी में रिकॉर्ड कर दूंगा उसका। तो वो बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, लेकिन उससे समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा। हैप्पी हैप्पी तो मैं रोज ही रहता हूँ, कल भी हैप्पी था मैं। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, करेक्ट है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई दाना? अभी क्या समझ में, अभी तो कुछ समझा ही नहीं, अब समझाता हूँ। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। इनफैक्ट आज मैं दुखी हूँ थोड़ा सा, सुबह से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी यार। C+D करेक्ट है बेटा। जैसे कोई रिएक्शन हम यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरे को ये बोला क्या वो कि मान लो ये वाली रिएक्शन के लिए जो K है, इफ K इज इक्वल्स टू K1 लिख दो, ठीक। आखिरी में ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में पूरा आ जाएगा, ठीक। इसी रिएक्शन को कोई पलट दे और बोले C+D गिव्स मी A+B। इसका जो K डैश होगा उसकी वैल्यू क्या होगी K1 की रिलेशन में। K डैश की वैल्यू प्रीवियस जो ये K1 है इसकी तुलना में क्या होगी। तो K1 यदि मैं लिखता तो K1 दुनिया जानती है बराबर होता है C इंटू D अपॉन A इंटू B। बोलो हो, तुलना करनी है इसकी इसकी, तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिख के कॉमन चीज फाइंड आउट करके रिप्लेस कर दे तो रिलेशन मिल जाएगा। बोलो बेटा, यदि हमको कभी भी रिलेशन चाहिए दो लोगों के बीच में, दोनों की इक्वेशन लिखो, दोनों में कॉमन चीज को ढूंढो, कॉमन चीज को रिप्लेस कर दो, नया फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। सब सब्जेक्ट में ऐसे ही करते हैं हम, दुनिया जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। रिलेशन यदि फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, कॉमन चीजें देखते हैं ना बेटा, कॉमन चीजों को रिप्लेस कर देते हैं, रिलेशनशिप पता लग जाता है। तो K डैश बराबर कितना होगा, यदि इस K डैश को देखा जाए, सो दिस विल बिकम A इंटू B अपॉन C इंटू D। अब आप चाहो तो यहाँ पे C को रिप्लेस कर दो, इधर से C की वैल्यू को लेके आओ, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी A गुणा B अपॉन K डैश इंटू D। बोलो हो, इस वैल्यू को उठा करके इधर रिप्लेस कर दो। सो K1 विल बिकम इक्वल टू, C की जगह वो वैल्यू लिखना है मेरे को, A डिब्बो B डिब्बो अपॉन K डैश इंटू D डिब्बो इंटू D अपॉन A इंटू B। A ने मारा A को, B ने मारा B को, D ने मारा D को, और K1 बराबर कितना आ गया 1 by K डैश। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। या K डैश बराबर कितना आ गया, क्या K डैश बराबर कितना आ गया, तो K डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 by K1। यार इसको K2 कर लेते हैं, क्या ये K डैश था तुमको K2 कर लेते हैं, नहीं तो क्या है वो K डैश K1 जैसा दिखने लग जाएगा और फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ गलत सलत कर दो, तो इसलिए 1 by K2 कर देते हैं। ठीक है बेटा, बच्चे आपने मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो करना है कर दो, आपस में रिलेशनशिप हमको लेकर के आना है। समझ गए आप मेरी बात को? मैं इसको बिना किए हुए भी कर सकता था, सिर्फ देख के ही कर सकता था, तो क्या मैं आपको ये बता दूं कि बेटा ये वाली ट्रिक से पहले एक बेसिक मेथड होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, एक बेसिक मेथड होता है। अभी ट्रिक बताऊंगा, जब ट्रिक बताऊंगा तो एक लाइन में सब सॉल्व, कुछ करना ही नहीं है ना। चलो भाई झटापट फटाफट नोट कर लो। तो रिएक्शन को मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, यदि रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला तो के की वैल्यू बदल जाएगी। अब फिर वही सवाल आएगा, यार उसी रिएक्शन को उल्टा किया तो के की वैल्यू क्यों बदल गई है, तो जवाब काइनेटिक्स से निकल के आएगा। समझे आप मेरी बात को? हालांकि ये तो रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो गई, तो सेम रिएक्शन नहीं है। जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते तब वो सिमिलर होती है। ठीक, मिटा दूं क्या इसको, मैं मिटा दूं, शेल आई ओके। ये तो रिएक्शन अलग ही हो गई थी ना, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो गई थी, तो इसमें तो वो कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैं A प्लस बी गिव्स मी C प्लस डी,
ये लिख रहा हूं फिर बाद में रिएक्शन लिखूं 2A + 2B गिव्स मी 2C + 2D, तो आप ये कह सकते हो सर ये तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्या किया था, है ना। तो चलो बेटा, अब पहला पॉइंट आपका हो गया खत्म, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे और उसमें आएगा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। अच्छा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ओके ठीक है चलो, तो पहले स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पढ़ाता हूँ, बी पॉइंट हो जाएगा इसी में, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। खैर इसको आप नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ऊपर वाला पॉइंट हो चुका है बेटा, ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल को समझ लो, आपको आनंद आएगा। जैसे मान लो मेरे पास A + B था और वो देता था C + D, इस रिएक्शन को मैंने K, इसके लिए K1 हो गया, K बराबर इसका K1 हो गया, और अब किसी ने बोला 2A + 2B gives me 2C + 2D, अब इसमें K निकालो, इसमें जो K2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम मेथड से करना है। K1 की वैल्यू मैंने देखी हो, मेरे पास है D into C अपॉन A into B, यहां पर देखा तो K2 बराबर आया C का स्क्वायर, D का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर। C की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर सकते हैं अपन यहां से, सो दैट विल बिकम K1 into A into B अपॉन D, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, C की आ जाएगी, ले जाओ वहां पे, वहां जाकर के C का स्क्वायर था तो C का स्क्वायर कितना हो जाता, K1 A into B, क्योंकि ये C का स्क्वायर है और यहाँ पर C की वैल्यू ये है, सो दिस बिकम्स K1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। क्या बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? बच्चे ये तो किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू तो C की आई है बेटा, तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इन सब का स्क्वायर आना बोलना पड़ेगा, अपॉन D स्क्वायर तो मैंने लिखा ही नहीं, वो भी मेरे को लिखने का बहुत जोर से मन कर रहा है, बोलो बेटा, इनटू बचा हुआ D स्क्वायर, पहले मेथड उसके बाद में ट्रिक, फिर A स्क्वायर और फिर B स्क्वायर, सब एक दूसरे को काट देंगे, टाम टूम चकाम कचिया, एट द एंड ऑफ द डे K2 बराबर हो जाएगा K1 का स्क्वायर, हाँ ना बोलना पड़ेगा। आ गया सबको समझ में, बोलो बेटा, क्लियर बच्चों इतनी बात, बहुत ही आसान है एकदम, है ना। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं 2-4 सवाल आपको और इस पे कराऊंगा, अभी पहले आपको एक रेगुलर मेथडोलॉजी सिखा लो, सरल है ना, दोनों में K लिखो, एक दूसरे में वैल्यू रिप्लेस कर दो, दोनों में संबंध आपको पता लग जाएगा, सबसे बेसिक मेथड है, बुकिश बेसिक। हो गया बच्चों, क्या मैं मिटा दूं, क्या मैं मिटा दूं, ठीक है क्लियर बेटा, बस इस सब्जेक्ट रिलेटेड बातें करो, इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की कोई बातें मत करो, वो सारी बातें मेरे से व्हाट्सएप पे किया करो, इधर नहीं, मैं जवाब ही नहीं दूंगा किसी बात का। समझे आप मेरी बात को, आई विल नॉट जवाब दे। अपलोड नहीं करा ना, हाँ भूल गया मैं, आज कर देता हूँ, क्लास के बाद कर दूँ, भूल गया सॉरी, अभी कर देता हूँ क्लास के बाद अपलोड, और आज वाला लेक्चर फिर कल कर दूंगा अपलोड, कल तो वैसे भी संडे, आराम से देख लेना। अच्छा बेटा, तो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ठीक है ना। आज वाला भी दे देंगे, ठीक है बेटा, तो इतनी बात सब लोगों को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। अब मैं आपको ज्ञान दूं तो मैं ज्ञान देता हूं आपको आगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता दिया तुमको, यदि किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अच्छा डिवाइड कर देंगे तो भी कर लोगे ना, कि मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें, हाफ से मल्टीप्लाई करें, कर लोगे ना,
3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो भी कर लोगे ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तब भी कर लोगे ना, हाँ सब कर लोगे ना, वेरी गुड, सब बस। अब मैं आपसे बात करूं तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन के बाद स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन हो गया। चलो एक और बताता हूँ, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। यदि कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हुई है तो कैसे उसका खेल लिखेंगे। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग चल रहा है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन हो गया, मल्टीपल स्टेप हो गया, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, चारों पॉइंट खत्म हो गए। फिर मैं आपको कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा और बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला भाई ए ने बनाया बी, बी ने बनाया सी, और ये है K1, ये है K2, और सी ने बनाया डी, और ये है K3। ठीक है, अब उसने बोला फाइंड आउट K फॉर ए ने बनाया डी। ठीक है बेटा, इसको मैंने K4 बोल दिया। फाइंड आउट ए ने बनाया डी। तो क्या होगा कि मैं जब भी मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन होती है ना, तो मैं सब रिएक्शंस को ए ने बनाया डी, ए ने बनाया डी, मतलब ए से डी चाहिए मेरे को, मतलब सारी रिएक्शंस को ऐड कर दूं इस तरीके से कि बी बी से कट जाए, सी सी से कट जाए। तुम लोग को चमका दिमाग में, मैं बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, एक भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा घटिया टाइप का जैसे 1 और 2 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करूंगा, है ना। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो मैं ऐड करूंगा तो ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, और सी गिव्स डी, और ऐड कर दिया इन रिएक्शंस को। ये K1 था, ये K2 था, और ये K3 था। ठीक है बेटा, और मुझे वैल्यू निकालनी थी K4 की। अच्छा पहले कन्वेंशनल मेथड से सिखाता हूँ, फिर ट्रिक सिखाऊं। पहले कन्वेंशनल मेथड से सिखाता हूँ, फिर ट्रिक सिखाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा मानना ये एक लाइन से पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो आपको जो समझ में आ गया उसी के आधार पर सिखाता हूँ। ये थोड़ी ट्रिक हो रही थी, ट्रिक नहीं सिखाएगा कोई, ट्रिक नहीं बताएगा, कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाएगा, जमुरा तुम लोग को पूरा पढ़ाएगा। ठीक है, चल भाई। तो ये ए गिव्स बी है, तो K1 की वैल्यू कितनी आई, B बाई ए। डिब्बो डिब्बो, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। K2 बराबर कितना होगा, C gives B, C gives B, K3, B gives C, करेक्ट है। अब आया K4, क्या होगा। अच्छा, और K4 क्या है भाई, K4 है D gives A। मान लो ये मेरे को चाहिए, तो D की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, तो D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, K3 C, K3 C अपॉन A की वैल्यू रिप्लेस कर दूं। A की वैल्यू क्या है, B बाई K1, खाना बोलना पड़ेगा, B बाई K1। पर अभी B और C भी जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि K2 भी लेके आना है, तीनों का संबंध स्थापित करना है ना। तो K1 आ गया, K3 आ गया, K2 नहीं आया। K2 की वैल्यू क्या है, तो B को रिप्लेस करूं, किसको रिप्लेस करूं, B को रिप्लेस करूंगा तो C बाई K2 हो जाएगा, तो B को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया K3 C K1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की C बाई K2। तो इधर लिख दिया मैंने C, और इधर कितना आ गया K2, C ने हमारा C, एंड देयरफॉर K4 बराबर हो जाएगा K1 into K2 into K3। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। कुल मिलाकर के इस पूरे में आपको कुछ नहीं करना है, एक दूसरे में संबंध निकालना है, तो आपको रिप्लेस करते चलना है। आप बोलोगे सर दुनिया यहाँ भी तो खत्म हो सकती थी, आप आगे क्यों बढ़े। क्योंकि मुझसे एग्जामिनर ने बोला था फाइंड आउट A gives D K4, और वो बोले या ना बोले ऑप्शन में लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3, भले वो भाषा में ना दे, लेकिन उसका मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 चाहिए। तो तीनों चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों चीजें हमको वहां पर रिप्लेस करना ही पड़ेगा। बोलो हो, बोलो हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते, करेंगे बेटा, अभी पहले बेसिक्स तो सीख ले बच्चे। दुनिया खुश होती है बेसिक्स सीख करके, बेसिक्स बेटा, बेसिक्स, बेसिक्स ही तो नहीं आते हैं बच्चों को, पहले बेसिक क्लियर कर लें, फिर उसके बाद ट्रिक भी सीख लेंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई,
आजकल कोई भी लेक्चर देखो उसमें सबसे पहली बात मास्टर ही बोलता है ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा बर्बाद कर दूंगा। बेटा बेटा ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट सीखो फिर ट्रिक भी सीखेंगे, चिंता मत करो। क्या ट्रिक्स बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो ट्रिक ही याद नहीं रहती, फिर ट्रिक याद करने की ट्रिक बनाओगे क्या? सोचो, समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेरे एक बैचमेट थे, वो नकल करते हुए पकड़े गए मेडिकल कॉलेज में। तो वो नकल करते हुए क्या पकड़े गए, उनके पास एक चिट पकड़ी गई और उस चिट के अंदर ये लिखा था किस जगह पर क्या चीज रखी हुई है, क्योंकि वो बहुत सारे खर्रे ले गए थे अपने साथ में, बहुत सारे। ये एक विरासत के रूप में ट्रांसफर होते हैं बच्चों को, कई बार कॉलेज में सीनियर्स ट्रांसफर करते हैं कि बेटा एग्जाम में ये बहुत काम आएंगे। और उनमें इतने सुंदर उन्होंने चिट्स बनाई होती हैं, बेहतरीन चिट्स होती हैं, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में पूरा पूरा आंसर लिखा हुआ है। और ये विरासत होती है जो सीनियर अपने जूनियर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब उन्होंने इतनी सारी चिट तो भर ली, पूरा बॉडी चिट से अपना भर लिया, मोजा ओजा जो था सब कुछ भर दिया, लेकिन अब इतना याद कैसे रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है? एग्जाम में इतना प्रेशर होता है। अब उसमें यदि भूल गए तो हर चिट निकाल के चेक तो नहीं कर सकते, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। तो जो उनकी चिट पकड़ी गई वो मेन चिट पकड़ी गई, और वो जो मेन चिट पकड़ी गई उस पर ये लिखा था किस जगह पर क्या लिखा रखा हुआ है, वो भी इतनी लंबी थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ट्रिक्स जब इंसान बना लेता है तो फिर ट्रिक की भी ट्रिक बनानी पड़ेगी ना बेटा, दिक्कत ये। और तुम में से कई बच्चे ये बात सोच रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज में चीटिंग करते हो। एक बार पास आउट, एक बार अंदर जाओ, एंड देन यू विल महसूस करो दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉर्मल। यदि आप में से किसी के माता पिता डॉक्टर हो तो आप उनसे ये बात पूछ के देख लो कि क्या आपने एमबीबीएस करते दौरान या पीजी करते दौरान किसी से बगल में किसी से कोई मदद मांगी कि नहीं मांगी? दे विल गिव यू द आंसर। यदि उन्होंने बोला कि उन्होंने मदद नहीं मांगी, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। तो समझिए आप मेरी बात को। बैच में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं 140 के जिन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी कभी कभी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है। अब हर क्वेश्चन मेरे पे आ जाता है, सर आपने की क्या, सर आपने की क्या? आप मुझे जानते हैं, मैं इतना ईमानदार हूं, मैं फेल हो जाता लेकिन चीटिंग नहीं करता। किसी को भरोसा नहीं है इस बात पर, सब बोल रहे हैं झूठ झूठ झूठ। ठीक है, जैसे बच्चे हैं वैसे ही मास्टर है, जैसा मास्टर है वैसे ही बच्चे हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इस सीक्रेट बात को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपसे बात कर रहा था, इतनी भी ट्रिक्स मत बनाओ कि ट्रिक्स की चिट बनानी पड़ जाए, ठीक है ना। सो खैर, बेसिक मेथड समझ में आ गया सब लोगों को? बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड क्या है इसका? भैया रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना, रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना, ठीक। अब बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जो भी करना मेरी ट्रिक्स भी बहुत अलग प्रकार की होती है। जो भी करना पुराने के साथ करना, पुराने के साथ करना है, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। पुराने के साथ करना मतलब क्या हुआ इसका? कुछ बोलेगा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब ये है, नंबर वन, अगर रिएक्शन पलटी पलट तो के नया बराबर 1/k पुराना। जो भी करना है पुराने वाले के साथ करना है, मतलब पुराने वाले को पलट दो, मतलब पुराने वाले को नीचे ले जाओ। बोलो बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, इंग्लिश में नहीं लिख सकता हूँ। जो कोई हमारी क्लास में बहुत बड़ा अंग्रेज आ गया हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हिंदी में ही फील आती है, हिंदी में ही फील आती है, ऐसा है, ठीक है। तो चलो दूसरा, अगर रिएक्शन को, अगर रिएक्शन को किसी स्टोआइचायोमेट्रिक को एफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया
तो के नया बराबर के पुराना टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ नोटबुक में भी हिंदी में लिख ले यार, तेरे को कौन सा जाके नोटबुक अपना सीबीएसई में सबमिट करनी है? क्लियर है? सुन भाई, तो के नया बराबर के पुराना की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, रिएक्शन को पलटा, पुराने वाले को नीचे कर दो। सुन तो लो पहले, फिर साइड से हट जाऊंगा यार, सुन लो, बातें मत किया करो। डोंट मेक इट ऑनलाइन क्लास लाइक दोज स्टूपिड पर्सन्स टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। सुनो ध्यान से ना। सर सामने से हट जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं, सामने से कैसे हट जाऊं? मेरी बात को सुनो। मैंने क्या किया, जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, ठीक है? बोलो भाई ठीक है, जो करना है पुराने वाले के साथ है। रिएक्शन पलटी, पुराने वाले को नीचे ले जाओ। रिएक्शन को किसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, पुराने वाले के टकले पे उस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चढ़ा दो। दैट्स इट, दैट्स इट। जैसे यदि मैं आपसे एक सेकंड में पूछूं, मेरे पास रिएक्शन थी a प्लस बी गिव्स मी c प्लस डी, और मैंने क्या 3/4 a प्लस 3/4 b गिव्स मी 3/4 c प्लस 3/4 d, तो k2 बराबर क्या होगा बेटा? तो क्या बेटा लिखेगा k1 की पावर कितना? k1 की पावर कितना? 3/4। k1 की पावर 3/4। खेला खत्म बाबू। बोलो बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब सुनना, अब सुनना, मैं आपको बात बता, आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, ट्रिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। देखो अब देखना, मेरी बात को ध्यान सुनो। A gives B, A gives B, ये एक रिएक्शन है, इसका K1 है, ठीक है? अब सामने वाले ने क्या किया, उसने कहा 2B gives 2A। अब बताओ K2 क्या होगा? तो तुम्हें देखना पड़ेगा, एक तो पलटा और ऊपर से, बात समझ में आई कुछ? क्या हुआ, एक तो पलटा और ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही पलटा तो K1 को नीचे ले जा और गंजे पे 2 चढ़ा दो। नहीं देवांश, ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ही पलटा तो K1 को नीचे ले जा और टकले पे 2 चढ़ा दे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? पहला, दोनों काम अपने अपने स्टेप में करो। पहला काम पलटा, पलटा तो K2 बराबर 1/K1। दूसरा काम 2 से मल्टीप्लाई किया, टकला 2। समझ ला कि नहीं समझ ला? हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक बात बता दूंगा। आ गया कि नहीं आ गया? पहला काम पलटा और दूसरा काम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट चढ़ाया, दैट्स इट। अब इसी को जब मैं करता स्टेप से, तो पूरा बोर्ड भर जाता। बेसिक स्टेप्स मैंने आपको सिखा दिए, लेकिन ट्रिक भी बता दिए। ट्रिक देखो, एक बार में, एक सेकंड में आंसर आती है, एक सेकंड में आंसर आती है, कोई समस्या नहीं होती, ठीक है? इस रिएक्शन में जो समस्या आपको अभी भी आएगी, वो क्या आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ओवर सिंप्लीफाइड रिएक्शंस लिखी है, मैंने लिखा है A gives B and then 2B gives this। आपको कैसी होगी? XeO4 plus F2 gives you XeO2F, ऐसी। तो क्या होगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। रोहन ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। पहली बात, रिएक्शन को पलटा, पहली बात रिएक्शन को पलटा, जैसे ही रिएक्शन को पलटा 1/K1 लिख दे। बोलो हाओ। दूसरी बात, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया तो K1 के टकले पे 2 चढ़ा दे। बोलो हाओ, बोलो हाओ। रिएक्शन को पलटा तो 1/K1 लिखा, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए टकले पे 2 चढ़ा दिया। हो गया, खेल खत्म बाबू। बहुत सरल था, इसमें क्वेश्चन पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। चलो देखो, जितने बच्चे चैटिंग करते हैं, मैं आजकल चैट उनकी पढ़ते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। मेरे को पता है मैं क्या समझा रहा हूँ, इतना सरल समझा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन बनते ही नहीं कुछ। चलो भाई जल्दी लिखो। तुम दिल तोड़ के मत जाना, कसम है तो ही मेरे सुन की, घर आया मेरा परदेसी। अभी अपन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, बेटाओ। अब आप विश्वास रखो, फॉर्मेट यही रहेगा, बस ये थोड़ा सा गंदा नाम लिख देगा वो, थोड़ा कंपाउंड एक ही जगह थोड़ा गंदा सा कंपाउंड बना होगा,
फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो रिएक्शन दे दे और तीसरी किसी डिजायर्ड रिएक्शन के लिए के को निकलवाए, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सभी बच्चे बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन देगा। जैसे मान लो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन, गलती कभी भी हो सकती है। जैसे उसने बोला A gives me 2C and D gives me C and and E gives me F, E gives me F, है ना। इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है, इसके लिए K3 है। और वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड K फॉर रिएक्शन A plus E gives me 2D plus F, करेक्ट बेटा। इस रिएक्शन के लिए आपको K निकालना है, फाइंड आउट K फॉर दिस रिएक्शन। अब आपको इन रिएक्शंस को ध्यान से देखना है और मुझे ये वाली रिएक्शन लेके आनी है इन रिएक्शन से। सब लोग ध्यान से सुन रहे हो, ये इसका मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ये रिएक्शंस मुझे दिए और इन रिएक्शंस की मदद से ये वाली रिएक्शन मुझे लेके आनी है। स्वतंत्रता मेरे पास ये है कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यदि मैं मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ 2D लिखा हुआ है, अब यहाँ 2D तो कहीं है ही नहीं बेटा, 2D तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। 2D लाने के लिए मतलब इस वाली रिएक्शन को 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बोलो हो, बोलो हो। यहाँ पर 2C लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कहीं 2C नहीं है, इसका मतलब गारंटेड 2C को उड़ाना पड़ेगा, गारंटेड 2C को उड़ाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो कैसे उड़ाएं, तो कौन सी रिएक्शन के साथ क्या करें? क्या आपको ये लग रहा है सेकंड रिएक्शन को पलट के यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा? बोलो हो। यदि सेकंड रिएक्शन को पलट के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काट पीट के मेरे को डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये काम करूंगा, यहां कॉमन सेंस मुझे लगाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा A gives me 2C, this is K1। दूसरी रिएक्शन को मेरे दिमाग में प्लान है कि मैं लिखूंगा 2C gives me 2D, क्योंकि मुझे 2D चाहिए। तो इसका जो K होगा वो होगा K2 का स्क्वायर। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। इस रिएक्शन का जो K होगा वो होगा K2 का स्क्वायर। वाला 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 आया कि नहीं? 1/K2 का स्क्वायर क्या होगा? रिएक्शन को पलटा थोड़ी ना, रिएक्शन तो सीधी की सीधी लिखी है ना। ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। रिएक्शन को पलटा भी तो है। ओ, मैं लिखते हुए ध्यान नहीं देती, अभी ध्यान देती। देखो भाई, रिएक्शन को पलटा भी तो है, तो पहली बात ये पलट, तो पलटी, तो जैसे ही पलटी वैसे ही 1/K2, पर 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ है तो K2 का स्क्वायर। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। बोलो बेटा, पहली बात तो रिएक्शन को पलटा और पलट के 2 से मल्टीप्लाई भी किया। पलटा तो 1/K2 और 2 से मल्टीप्लाई करो टकले पे 2 चढ़ा दी। पलटा तो नीचे ले, क्या था? K2 था पहले, इस रिएक्शन के लिए क्या था? इसी रिएक्शन को तो पलटा है ना और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/K2 की पावर स्क्वायर। अब E gives F, E gives F ऐसे ही लिखा हुआ है, तो E gives F और इसके लिए हो जाएगा ये K3। यदि 2C से 2C काट दूं, 2D नहीं, 2D काटना नहीं बे, वो तो है, इधर आ जाएगा। तो दैट गिव्स मी A प्लस E गिव्स मी 2D प्लस F। इनको ऐड करके ये वाली रिएक्शन आई है, तो K4 बराबर, याद है बेटा, K4 बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 आएगा। याद है आप लोग को? K4 बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 था। तो मैं क्या करूंगा, इन सबके K को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो K4 विल बी इक्वल टू K1 इंटू 1/K2 का स्क्वायर इंटू
K3 and that is it. I hope so आपको क्वेश्चन चमक गया होगा। इस क्वेश्चन को करने में पहले बेसिक रूल्स क्या है वो समझो। पहले बेसिक रूल जो ट्रिक बताई है वो है। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है इस फॉर्मेट में कि दो रिएक्शन को घोल मोल करके जो है आपको तीसरी रिएक्शन बनानी पड़ती है। इससे आप भाग नहीं पाओगे क्योंकि चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में ये और ज्यादा इंटेंसिटी से आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या ये घोल मोल करना, पलटना, ये क्या सचमुच कोई डिफिकल्ट काम है? You don't need any knowledge for this. Just you must do is that see that thoroughly. बहुत आसानी से हो सकता है यदि आप उसको ध्यान से देखो तो। और के की नई वैल्यू लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रिक इतनी शानदार है, जानदार है, ईमानदार है कि अपने आप ही समझ में आएगा। पलटा तो नीचे ले गए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी मल्टीप्लाई किया तो गंजे पे चढ़ा दिया। ठीक है बेटा। सर ऐड करना एक बार और बता दिए। नित्या बेटा यदि आपको दिख रहा हो तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब भी आप रिएक्शंस को ऐड करके, मान ले बेटा नित्या, मान ले बेटा तूने जो है वो 4 रिएक्शंस को ऐड करके 5वीं रिएक्शन बनाई। 4 रिएक्शंस को ऐड करके 5वीं रिएक्शन बनाई। ठीक है बेटा। पहली रिएक्शन का के था K1, दूसरी का K2, तीसरी का K3, चौथी का K4। तो पूरी दुनिया मुझे बता दे K5 बराबर क्या होगा। 4 रिएक्शन ऐड करिए, पहली का के था K1, दूसरी का K2, तीसरी का K3, चौथी का K4, बताओ K5 क्या होगा। आ गया? आ गया? नित्या तुम्हारा आंसर अभी तक आया नहीं बेटा, बाकी लोगों का आंसर सही है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर टू कम नित्या। बाकी सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। नित्या लगता क्वेश्चन पूछ के भाग गई। K1 into K2 into K3 into K4। जब भी रिएक्शंस ऐड करके कोई नई रिएक्शन बनाई जाती है तो उन सब रिएक्शन के K आपस में मल्टीप्लाई होके नई रिएक्शन का K बनता है। मान लो माया गिव्स राइज टू लालू। यार यहाँ मैंने सब में एक गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर देना। रिवर्सिबिलिटी का साइन सब दूर लगाना चाहिए। आदत इतनी गंदी पड़ जाती है यहाँ चैप्टर तक आते आते कि रिवर्सिबिलिटी का साइन जो है वो लगाना इंसान भूल जाता है, और बाद में जब ये 2 चैप्टर खत्म होते हैं तो जहाँ रिवर्सिबिलिटी के साइन की जरूरत नहीं होती वहां पे लगाता रहता है। तो खैर, माया गिव्स राइज टू लालू, लालू गिव्स राइज टू what? लालू gives rise to कौन बोलूं यार मैं यार, राहुल, राहुल gives rise to मोदी and मोदी gives rise to what? मोदी gives rise to what? कोई भी चीज। लैला, ओ वाह क्या बात कही है। चलो कोहली ले लेते हैं, कोहली करेक्ट है बेटा। योगी लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स की बात कितनी हो रही है भाई। गिव्स राइज टू योगी करेक्ट है। तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी इफ माया गिव्स राइज टू योगी। गिवन दैट दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3, दिस इज K4। इट्स सो सिंपल यार, सबको काट दो पीट दो और क्या। K1 into K, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ मोदी गिव्स राइज टू राहुल, ठीक है ना। और मेरे को चाहिए माया गिव्स योगी। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बेटा। तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे बोलो। डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे बताओ। मैं क्या, मुझे ये वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन को, ये वाली को नहीं पलट सकता क्योंकि ये को पलटा तो लालू लालू से कटेगा नहीं। मुझे माया से योगी चाहिए, मतलब बाकी सबको उड़ाना है। अरे कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मुझे माया से योगी चाहिए, इसका मतलब बाकी सबको उड़ाना है।
तो लालू उड़ेगा तो इधर लालू से ही उड़ेगा, राहुल उड़ेगा तो इधर मोदी से नहीं उड़ सकता, तो इसको पलटो, इसको पलटा तो 1/k3 हो जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, इसको पलटा तो 1/k3 हो जाएगा, और फिर सबको ऐड कर दिया तो अपन को डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। बोलो बेटा, फिर सबको ऐड कर दिया तो डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। बस खेला खत्म बाबू, हो गया क्वेश्चन। K1 into K2 into K4 divided by K3 is equals to K5 whatever। हाँ K5, तो K5 क्या हो जाएगा, K5 will be equal to K1 into K2 into K4 divided by K3। तुम्हें कुछ समझ में आया? सारे जागृत बच्चों को समझ में आ गया? आ गया? आ गया? जिन्हें फिर भी नहीं आया हो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, लगे कि मतलब कंसंट्रेशन यदि बना हुआ तो 100% समझ में आएगा, हो नहीं सकता नहीं आया। ठीक है, चल तो इतनी कहानी अपनी हो गई खत्म। आप कहेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा, और उसके बाद थोड़े केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स लूंगा। अभी मैंने आपको थोड़े प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल लिए हैं, और उसके बाद में मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो मैं आपका भी नाम यहाँ पर लिख सकता था, कौन किसको बनाता है, पर मैंने सोचा कौन इस कंट्रोवर्सी में पड़े, तो मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिखा। मिटा दे बच्चों, प्लीज वेट सर। हो गया धनाधन? आप लोग के पास मॉड्यूल है? मॉड्यूल खोल के बैठे हो? बैठे हो? खोलो मॉड्यूल, देखो दो चार क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड सुखा रहा हूँ। देखो काय में देखोगे तुम लोग? इलस्ट्रेशंस में दिए होंगे क्वेश्चन, एक दो इलस्ट्रेशन में होंगे क्वेश्चन। देखो XeF6 प्लस H2O वाला क्वेश्चन है क्या इलस्ट्रेशन में? XeF6 प्लस H2O गिव्स यू XeOF4 प्लस 2HF है। ट्राई करो, ट्राई करो क्वेश्चन फटाफट। सरल है, मतलब कुछ है नहीं। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे ट्राई करो। मैंने बोला था मॉड्यूल रख के बैठा करो अपने साथ। ठीक है ना? आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रह जाएंगे, क्योंकि अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा चैप्टर को, वरना आपके कचरे हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 है बेटा। उसमें लिखा है XeF6 प्लस H2O and that gives me XeOF4 प्लस 2HF। सही है। और कांस्टेंट K1 दिया है इसके लिए, इसके लिए K1 दिया है। उसके बाद XeO4 प्लस XeF6 and that gives me XeOF4 plus XeO3F2 K2 आ गया। The equilibrium constant for reaction XeO4 plus 2HF gives me
XeO3F2 प्लस H2O। अब यदि मैंने सही सही उतारा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो XeO4 इधर लिखा है और इन दो रिएक्शन से ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आप देखो क्या किसी रिएक्शन को पलटना है आपको। XeO3F2 इधर लिखा है, मतलब कुछ अलटना पलटना तो है ही नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ अलटना पलटना तो दिख ही नहीं रहा मेरे को तो नहीं दिख रहा है। XeO4 इधर लिखा है, XeO4 इधर लिखा है, XeO3F2 इधर लिखा है, XeO3F2 इधर लिखा है। मतलब अच्छा तो पहली रिएक्शन, इस रिएक्शन को नहीं पलटना है। और कोई चीज है 2HF, अच्छा 2HF ऊपर है, ओके। और XeF6 इधर है और XeF6 इधर है। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, ऊपर वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। समझ गए सब लोग बात को? सब लोग समझ गए बात को? क्या किसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है? क्या किसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है? नहीं करना है, सिर्फ पलटना है, काम चल जाएगा। मतलब आ गया आंसर K2/K1, खत्म खेला बाबू, खत्म खेला बाबू। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है बहुत आसान। देखो, यदि इस वाली रिएक्शन को पलट दिया जाए तो उन दो रिएक्शंस को ऐड करके ये वाली आ जाएगी। उसके लिए आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है, व्हाइट कलर के पेजेस आते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है ना, वो वाले पेजेस ले आओ, पेन लो और उन पेजेस को खराब किया करो। वो कुचुड़ 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 करके क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। 1 किलो पेज आएंगे 100-200 रुपए की, वो ले आया करो। अब सुनना, तो टामटुम चिकन चाहिए पहली रिएक्शन को पालचा तो XeOF4 और आलस नहीं करना है, पूरा अच्छे से लिखना है, gives 2HF and that gives me XeF6 plus H2। दूसरी रिएक्शन को इंटैक्ट रखना है, कैसे समझ में आया, क्योंकि ये इस साइड है और XeO3F2 इस साइड है, मतलब इसको तो इंटैक्ट ही रखना है, प्लस XeF6। कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, वरना आप उल्टा सीधा लिख दोगे कहीं पे, जिसको पलटना था उसको पलटोगे नहीं, जिसको नहीं पलटना था उसको पलट दोगे, सब कचरा आंसर आएगा, ठीक है ना। और तुरंत प्रभाव से जैसे इस रिएक्शन को पलटा था, यहाँ पे 1/K1 लिख लेना था और ये K2 है। अब देखो क्या इन रिएक्शंस को ऐड करके डिजायर्ड रिएक्शन ये वाली मिल रही है, तो मेरे को किसको उड़ाना है, मेरे को XeOF4 नहीं चाहिए, इधर है, काट दो। मेरे को इस रिएक्शन में 2HF दिख रहा है, चाहिए, और मेरे को इस रिएक्शन में XeF6 नहीं चाहिए, इधर XeF6 है, इससे इसको काट दो। अच्छा, जबरदस्ती मत काट देना, तुम सोचो ये नहीं चाहिए तो काट दो। दोनों साइड कैंसिल होना चाहिए ना। XeO4 plus 2HF give me this reaction, desired reaction मिल गई, खत्म। So you have XeO4 plus 2HF gives me XeO3F2 plus H2O, समझ लो। तो K3 बराबर कितना हो जाएगा, K2/K1, क्योंकि ये होगा 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, तो दैट इज इक्वल टू K2/K1। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात, क्लियर इतनी बात, सब लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना, सो सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेट्स पढ़ो आगे। चलो बेटा, अब इसको मिटा दूं मैं, shall I मिटा दिस, shall I मिटा दिस, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं थोड़े से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इलस्ट्रेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं बेटा, और ये बीबी में भी दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 में बहुत क्वेश्चन है इस टाइप के, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1 में आज आप ट्राई करो, एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1 में इसके रिगार्डिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल तो आपको मैंने ट्रांसफर कर दिया था ना, शायद कर दिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल ट्रांसफर किया था ना, हाँ।
तो बस वही मॉड्यूल आज आप लोग पटक देना उस पे ग्रुप पे, तो मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अभी कर लेना वरना चैप्टर वीक हो जाएगा। अभी कर लेना आप, है ना, साथ साथ में ही कर लेना, ठीक है बेटा। हाँ चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। तो अपन बात करते हैं मोड। मैं आपको बताऊंगा बेटा आज क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा, क्योंकि 12th के बच्चों का बड़ा प्रेशर आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं सर एक केमिकल काइनेटिक्स का हमारा करा दो, हमारा टेस्ट आ रहा है। तो यदि मैंने उनको केमिकल काइनेटिक्स रात में पढ़ाया तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा, और यदि उनको केमिकल काइनेटिक्स में देखूंगा अभी कि मैं मतलब उसको आज पढ़ाने की स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ, चीजें इकट्ठी हैं कि नहीं है, सवाल एक जगह पे रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है सवालों को इकट्ठा। तो खैर आई विल इन्फॉर्म यू। और यदि कुछ नहीं हुआ तो आज अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल कर लेंगे, है ना। आज अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सॉल्व करने, आपको बहुत मजा आएगा उनको सॉल्व करने में, क्योंकि आसान है। अब आता है फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात बोलूं आपसे बेटा, यदि रिएक्शन एक ही है, सुनो तो सुनो, यदि रिएक्शन एक ही है, यदि रिएक्शन एक ही है, उसको पलटा नहीं है, उसको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है। जिनने चैप्टर रिवाइज, जिनने केमिकल काइनेटिक्स देख लिया है ना, उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बात बोली है। और जो लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, उनके लिए मैं गांव वालों टाइप की बात कर देता हूँ, जिसमें रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना कोई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, ना रिएक्शन को पलटा। उस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू मात्र एक चीज पे निर्भर करती है और वो होता है टेम्परेचर, इसके अलावा किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टॉपिक होना चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कंफ्यूजन यही होता है बच्चे को, क्योंकि पहले पढ़ा दिया फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें रिएक्शन चेंज कर दी, उसमें रिएक्शन चेंज कर दी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस बात से कि पहले लिख दिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन का के बदल जाएगा, और अब बोल रहा है कि मास चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अरे बोलो ना रे हो, बोलो ना रे हो, आ रही है तुमको बात समझ में? कल मैं अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का ऐसे ही लेक्चर ऑनलाइन ये देख रहा था कि मतलब मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, जरा लेक्चर देखने लगा, अपने आप को देख रहा था, तो बगल में एक सजेशन आया बढ़िया, उसको 1.5-2 लाख लोगों ने उसका लेक्चर देखा था। मैंने कहा देखे यार मालिक क्या पढ़ाता है, 1.5-2 लाख लोग मतलब देख रहे हैं, पॉपुलर टीचर होना चाहिए भाई। एक्टिव मास चल रहा था, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया देख के। एक बाल्टी ले ली चाचा ने और खेल लगे कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, फिर एक बाल्टी ले ली, उससे लिया लेके पानी फैला दिया। अकेले देखो इसमें सूरज जो है वो लेट भाप बनाएगा, इसमें जल्दी बना देगा कि पूरा पानी सरफेस पे फैला हुआ है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्टिवली मौजूद रहेंगे इस बात के लिए कि वो भाप बनाए, तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो भाप बनना बढ़ गया, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। इसके बाद एक्टिव मास समझाने के लिए आया, तो उसमें बोला कि देखो अपन सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, मेरे को जल्दी बताना है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? अरे बताओ ना रे, 1 एजम्पशन है, हमने एज्यूम कर लिया कि 1 है ना। अब उसका एग्जाम्पल देखो कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, उसने एग्जाम्पल क्या दिया। मैं जनरली ये बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ना देख करके बहुत गंदा लगा उसको, मतलब 2 लाख बच्चों ने एग्जाम्पल देखा हुआ है और 2 लाख बच्चे, मतलब दिस इज अ नेशनल क्राइम इस तरह की नॉलेज को फैलाना। केले साबुन बदन पे घिसा, पहली लेयर गई, साबुन बदन पे घिसा, पहली लेयर गई, दूसरी लेयर आ गई, तो क्या नंबर ऑफ एटम बदल गए? क्या नंबर ऑफ एटम पहले से बदल गए? नंबर ऑफ एटम तो उतने ही रहे, क्योंकि आपने पहली लेयर घिस दी, अब दूसरी लेयर में भी तो इतने एटम, तीसरी लेयर में भी तो इतने, चौथी लेयर में भी तो इतने एटम। तो जब लेयर के नंबर ऑफ एटम नहीं बदल रहे हैं तो एक्टिव मास कैसे बदलेगा? अब महाराज से कोई पूछे यदि साबुन बड़े साइज का ले लूं तो एक्टिव मास बदल जाएगा क्या? मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी यार, मतलब इतना बड़े साबुन की जगह इतना बड़ा साबुन लेके शरीर पे घुसने लग जाऊं तो लेयर तो बदल जाएगी ना यार एटम्स की, तो क्या एक्टिव मास बदल जाएगा? एक्टिव मास स्टिल रिमेन्स 1। और क्या साबुन वाला एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है? जब आप इस एग्जाम्पल के अंदर बोल रहे हो ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट कर दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन डूइंग द केमिकल रिएक्शन।
दिस इज इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। हाँ, डेंसिटी इज सेम। अब मानस सही बोला है, हाँ, डेंसिटी इज सेम। क्लियर है बेटा इतनी बात? आगे ना तुम लोग बात समझ, कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी चल रहा है। तो खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पढ़ाए मतलब अच्छा पढ़ाना चाहिए बस बच्चों को। और मैं ऑनलाइन वालों से एक बात से बहुत खुश रहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया, जो कि बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली। लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलत फ्री में पढ़ाया, ये गलत किया। ये नहीं करना चाहिए यार। एक तो गरीब है, ऊपर से तुम उस गरीब की और बेचारे की वाट लगा रहे हो उसको गलत पढ़ा करके। ये तो मत करो यार, समझ रहे हो बात? नहीं, नाम फाम किसी का नहीं लेता, नाम क्यों लूं किसी का, ये तो गंदी बात है। पर जो मैंने देखा, मुझे अच्छा चुटकुला लगा तो मैंने आपको सुना दिया है ना बेटा। ऐसी गलतियां हो जाती है, मतलब मैं पढ़ाते में भी गलती कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअल गलती नहीं करता, मतलब कंसेप्ट में गलती नहीं करता कि साबुन घिसे हुए कंसेप्ट में गलती करती। खैर छोड़ छोड़ो। खैर, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं? तो बेटा ये जो किताब है ना, इसने हमें गंदे से कंफ्यूज करके रख देती है। पहले बोलती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो मानस, मेरे पे आ जा बेटा। अब दूसरी बातें बंद कर दे, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले टॉपिक क्या पढ़ाया हमको? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स दे दिए, उसमें बोल दिया मोड ऑफ रिएक्शन। मोड ऑफ रिएक्शन में 3 अलग अलग चीजें दे दी कि पलटा तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, उसके बाद कभी कभी पलटा भी और मल्टीप्लाई किया तो भी क्या होगा। तो बच्चे के दिमाग पे ये बात चली जाती है, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिएक्शन। क्योंकि उसको तो यही लग रहा है कि जो वो पलटा था और जो मल्टीप्लाई किया था, रिएक्शन तो सेम ही थी ना। अरे सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था या सेम रिएक्शन को पलट दिया था, तो उसको लगता है सेम ही तो रिएक्शन थी। मालिक, सेम रिएक्शन नहीं थी। और ये बात उनको समझ में आएगी जो मेहनती बच्चे, जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने काइनेटिक्स का वो 1 घंटे का लेक्चर थोड़ा से देख लिया है। यदि देख लिया तो आपको फील आ जाएगी कि ये सर सही कह रहे हैं, बात सही है। समझे आप मेरी बात को? देख लेना बेटा, अच्छा लगेगा आपको। मैं कह रहा हूँ 50% समझ में आ जाए तो भी देख लो। तो मेरी बात सबको क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो एक्चुअली एक ही रिएक्शन यदि है, रिएक्शन को अल्टा पलटा नहीं है, एक ही रिएक्शन है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाती घटाती हो, सिवाय किसके? टेम्परेचर के। बोलो हाउ? टेम्परेचर के, बोलो हाउ? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात बेटा? मान लो मेरे अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, मान लो मेरे अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, मान लो, मानने में क्या अर्थ है, मैं भी एक रिएक्शन ही हूं। मान लो यार, मान गए, मैं भी एक रिएक्शन हूं जो कि इक्विलिब्रियम पे हूं। करेक्ट है इतनी बात? करेक्ट है इतनी बात? मैं ऐसे खड़ा हूं, कायरा आई और प्यार से मुझे कुछ कुछ करके, है कितना प्यारा, क्या इक्विलिब्रियम बदल जाएगा? क्या इक्विलिब्रियम बदल जाएगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? के की वैल्यू बदल जाएगी? सॉरी, क्या के की वैल्यू बदल जाएगी? कुछ लोगों की नजर में बदल जाएगी, कुछ लोगों की नजर में नहीं बदल जाएगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही इतना गंदा है। रीजन बीइंग दैट, हो सकता है कि कायरा जब कुची कुची करे तो एकदम मतलब शरीर में ब्लड का रश बढ़ जाए और टेम्परेचर शरीर का बदल जाएगा, के की वैल्यू बदल जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आ रही ना बात समझ में? उससे समझ में आ जाएगा अपन को के की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अरे बोलो, क्लियर ना थी बात? बट सपोज दैट मैं पत्थर टाइप का हूँ, डज नॉट चेंज एनीथिंग। कायरा कितना भी कुछ कुछ करे, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, मेरा टेम्परेचर सेम रहता है। तो क्या होगा बेटा? क्या फिर के की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। यू एड सम हेयर्स टू माई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स, will value of equilibrium constant change? No, no. You remove some, no, let me not talk like that. I don't have so many right now. I can't afford that. I can only afford to add, not to remove. समझ ला? समझ ला? वैसे बाजार में बहुत ऑप्शंस हैं, आई विल सर्च देम। तो मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना सबको इतनी बात? हाँ, इफ आई रिमूव माई चश्मा, दैट इज ट्रू। इफ आई रिमूव माई चश्मा, मैं अब आपको केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ। केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पास है N2+3H2 गिविंग मी 2 मोल अमोनिया। अमोनिया में बहुत गंदी बदबू आती है, आप लोगों ने यूरिनल्स में इसको महसूस किया होगा।
ठीक है बेटा, और हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना करके बैठे थे, इस बात पे बड़ा गर्व था कि हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है बेटा, तब तक क्या हुआ, मैं इक्विलिब्रियम बना के बैठा था, एक टेम्परेचर 700 केल्विन पर ये इक्विलिब्रियम बना के मैं बैठा हुआ था, और वहां से जानवी निकली और जानवी ने कहा सर बहुत खुश हो रहा है, और लेकर के इसके अंदर थोड़ा अमोनिया ढोल दिया, लेकर के इसके अंदर थोड़ा अमोनिया ढोल दिया। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? नो फर्क। रिएक्शन पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन पे पड़ेगा वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बेटा, यदि मान लो दूसरे दिन हमारा निहल आया और निहल ने क्या किया, इस वेसल को पकड़ के बड़ा कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द वेसल बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। तुमने बोला मां कसम रिएक्शन तुमको और थोड़ी सी तेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसका तापमान न बदल जाए। यदि तापमान सेम है तो के की वैल्यू सेम आएगी मेरे भाई। ठीक है, ये इतनी ज्यादा बटर 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 में क्यों कर रहा हूं, तुमको पता है ये क्वेश्चन है, लाइन से 15-20 क्वेश्चन है, और बच्चे गलती इसके बावजूद भी करते हैं। प्लीज डू बिलीव ऑन दिस, इट इज द ओनली टेम्परेचर which changes value of K for any reaction, reversible reaction, for any reversible reaction if the reaction is same. हाँ, टेम्परेचर बदल दिया तो आगे की बात तो साहस जी हम आपको सिखाए हैं। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो आगे चली जाएगी तो K बढ़ जाएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो पीछे चली जाएगी, K घट जाएगा। शुरू में ही पढ़ाया था, टेम्परेचर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ K, याद आया बेटा? एंडोथर्मिक कोई टेम्परेचर बढ़ाया तो आगे बढ़ती, एक्सोथर्मिक कोई टेम्परेचर बढ़ाया तो पीछे जाती। चमका, दैट इज इट। तो अब मैं लिख ही देता हूं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। या तुम लोग लिख लोगे इसको, तुम लोग इसको अपनी कॉपी में खुद लिख लेना। क्या? ये वाला गोल्डन की पॉइंट के पास लिखा है, ठीक है ना? ठीक है ना, गोल्डन की पॉइंट के पास लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलोइंग: कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी से अफेक्ट नहीं होता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बस खत्म। अब पढ़ाता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पढ़ा रहा हूं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तुम लिख के लेके आओगे, कॉपी पे आधा पन्ना छोड़ दो, जल्दी पल्दी। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में लाइन से दिए हुए हैं, तो आपको वो लाइन से आज सॉल्व कर लेना। आज का काम आप केमिकल इक्विलिब्रियम का रात में निपटा के सो यार, क्या कहते हो? यदि केमिकल इक्विलिब्रियम का आज रात काम निपटा के सो जाओ तो कैसा रहे? जितना पढ़ा दिया इतना निपटा दो यार, हैं? किसी कोई कोई समझ लो बात को, है ना? ऐसा करके कर लो, किसी कसम वसम खा लो। यदि मैंने आज रात को केमिकल इक्विलिब्रियम निपटा दिया जितना सर ने पढ़ाया है, तो भगवान जी मुझे उससे दोस्ती करवा देंगे मेरी। ऐसी 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 वाहियात बातें अपन लोग करते रहते हैं बार बार। यदि मान लो ये वाला टेम्पू जो है इस वाले टेम्पू से आगे निकल गया तो मुझे वो मिल जाएगी। बोलो ऐसी बातें करते हो कि नहीं करते हो? बोलो ऐसी बातें करते हो कि नहीं करते? ऐसे टोटके हम सब करते हैं, ऐसे टोटके हम सब करते हैं। बस तुम ऐसा टोटका करो आज रात। बोला यदि मैंने सारे क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के जितना सर ने पढ़ाया आज तक कर लिया तो भगवान देख रहा है। समझ गया बात को? अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि मोहब्बत कितनी सच्ची है। समझ ला? और जो उसमें थोड़ी सी मतलब मिक्सिंग है और मतलब उतना ज्यादा सच्चाई नहीं है तो फिर नहीं करोगे, और जो सच्चाई होगी तो कर लोगे, है ना? तो बस ये ऐसे ही तो इंसान अपने आप को तरक्की करता है, मतलब इमोशंस का राइट यूज करके। समझ रहे बात को? अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन दे करके इंसान आगे बढ़ता है। आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? जो उसे रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं ना, उनके इमोशन है वेस्ट ऑफ टाइम। जो ये सोच ले मैं एम्स जाऊंगा और एम्स यदि मैं चला गया तो वो सुंदर कन्या मेरे पीछे पीछे खुद ही आएगी, वो स्मार्ट मेरे पीछे खुद ही आएगा। तो यार अपन ने अपने कैरियर को बना लिया यार उसके रास्ते। सोच, उसके बाद तो तू खुद ही नहीं घास डालने वाला है, क्योंकि एम्स में पहुंच गया है। अब तो नया है ना सब कुछ नया, अब तो बड़े भाई बन गए ना, बड़े आदमी बन गए ना,
तो अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में ले जाना सीखो मेरे भाई, उससे पीछे मत जाओ, उससे राइट डायरेक्शन में जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? जरूरी नहीं माता पिता के लिए सोच सकते हो, जिस चीज के लिए सोच पाओ यार उसके लिए सोच पाओ। तो मैं लगा मेरे को बीपीएस सर को इम्प्रेस करना वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। लेकिन यदि ऐसा लगे तो आप ये भी सोच सकते हो मेरे को बीपीएस सर की नजरों में बहुत ऊपर उठना है, इसलिए आज मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं एम्स जाऊंगा, सर को कर दिखाऊंगा इस बात को। तो ये भी अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन दिस इज क्वाइट बोरिंग, मतलब आई एम नॉट सुंदर कन्या, इट इज क्वाइट बोरिंग एंड अनरियलिस्टिक, है ना। माता पिता रियलिस्टिक होते हैं और भी कुछ लोग होते हैं। टीचर्स आर समथिंग व्हिच कम्स एंड गोज, इट हार्डली मैटर्स। खैर ये पाप हम सब ने किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक लाइन बोलूंगा और बात क्लियर हो जाएगी, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। मेरे पास एक था लड्डू, उसमें से तुम कितना खाना चाहते हो, मेरे पास एक लड्डू है, लेट मी हैव सम वॉलंटियर्स। पूरा लड्डू मत खा ले, हम पूरा भी खा सकते हो, जैसे कि भाग्यश्री ने बोला आधा, एक बच्ची ने बोला ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल, आई हैव भाग्यश्री जिसने बोला 50% लड्डू वो खा जाएगी, मेरे पास एक लड्डू है उसका। एंड आई हैव मोर एग्जांपल्स, प्लीज में देख लो। आई हैव खुशी 1/4 लड्डू खा जाएगी, और मतलब 25% खुशी लड्डू खाने वाली है या 1/4 खाने वाली है, और करण जो है 1/3 लड्डू खा जाएगा। यदि मैंने गलत देख लिया हो तो कोई बात नहीं है, वो बोल रहा है मैं 1/3 लड्डू खा जाऊंगा, और कोई बोल रहा है, दिया बोल रही है मैं पूरा ही लड्डू खा जाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी सर आपके लिए, आप वहां पर अपने पैर पटकते रहना। देवांश बोल रहा है 75% लड्डू खा जाएगा। ठीक है बेटा, आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक लड्डू था, उसमें से कितना बिखर गया, कितना खा गया। जैसे इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 0.5। इस केस में कितना आ जाएगा, 0.25। इस केस में कितना आ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा। इस केस में कितना आ जाएगा, 0.33। आया कि नहीं आया। इस केस में कितना आ जाएगा, पूरे खा गए 1। इस केस में कितना आ जाएगा, 0.75। 0.75 परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50, डायरेक्ट ही बोला था आपने। 25%, 33%, 100% और 75%। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाए। एक था, एक में से कितना डिकम्पोज हो गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक था, एक में से कितना डिकम्पोज हो गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करेक्ट है बेटा इतनी बात, करेक्ट है बेटा इतनी बात, समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो आप मेरी बात को। मैंने जाकर के उसको बोल दिया, ऐश्वर्या को बोल दिया इस बात को कि ऐश्वर्या, अब मेरा जो तुम्हारे प्रति 1997 में लव हुआ करता था, अब वो अल्फा की वैल्यू उस लव के लिए 0.01% बची हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 0.01% बचे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो द थिंग इज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, 99%, क्योंकि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1%, मतलब 99% गया। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं नहीं, मैथमेटिक्स गलत मत करो, 99.99 नहीं है, मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसीजन पॉइंट, या मैंने परसेंटेज बोला था, सॉरी मैंने परसेंटेज बोला था, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैंने परसेंटेज बोला था, मैंने बोला था 0.0% बचा हुआ है, तो इसका मतलब 99.99%, 99.9, यार ये मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो रही है, 99.99 आ रहा है क्या? उतना डिसोसिएट हो गया, समझे ना? कौन यार टेंशन लेती है? समझ रहे हो आप मेरी बात को? करेंगे, माइनस करके देख लेंगे और क्या। 90% हो गया, 90% हो गया, 10% अभी भी है। मैंने झूठ बोला था पहले। आ गया? अरे टाइम तो हो गया, वो तो मेरे को भी पता है। तुम्हारी जिंदगी का तुम अल्फा देखो, किसके प्रति कितना बचा हुआ है, आप समझ जाओगे। आप एग्जाम्पल ले लो कि आपके जीवन में जो भी था डॉली के लिए, अब उसकी अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आपको समझ में आएगा। 100% उसकी साइड से 100% अल्फा है उसकी साइड से, मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी साइड से आज भी 100% अल्फा है।
मेरी साइड से 0 है, मैं तो तब भी तैयार था, आज भी तैयार खड़ा हूँ, लेकिन उसकी साइड से अल्फा 100% है। इसका मतलब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। जाओ खाना खाओ, मुझे भी खाने दो। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। आज रात को कसम उड़ान छल्ले की अपन थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम करके ही सोएंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।